विद्यार्थियों, आज का पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए। मेघ आए कविता वर्षा ऋतु पर आधारित बहुत ही मनोभावन, समयानुकूल, मनोरंजन और प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। कवि कहता है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि मेघ को मानवीयकरण अलंकार के द्वारा एक अतिथि शहर के पाहुन बनकर गांव में प्रवेश कर रहा हो, इस तरह से मेघ को, वर्षा ऋतु में मेघ आने की आकृति को इस तरह तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जैसे शहर के कोई अतिथि गांव में आ रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, जैसे कोई भी अतिथि, शहर की अतिथि गांव में सज धज के, बन ठन के, सज धज करके, सुंदर वेश धारण करके गांव में आते हों, उसी प्रकार मेघ के बारे में कवि बतलाते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जैसे प्रतीत होता है कि मेघ ज्यों ही आता है तो गांव की खिड़कियां ब्यार से, हवा के झोंका से, तूफान से फटाफट खुलना शुरू हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शहर के पाहुन गांव में आते हैं तो सभी लोग घर के दरवाजे, घर की खिड़कियां खोल करके झांकते रहते हैं, देखते हैं कि कहाँ के पहुना अतिथि आए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तूफान सहित बारिश जब आता है तो खिड़कियां हवा की झोंका से खुलना शुरू हो जाता है। ठीक दोनों के यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, शब्दार्थ देखें आप। मेघ वर्षा की बूंदे, बंठन के मतलब सज धज कर, सवर के मतलब सुंदर वेश धारण करके, ब्यार मतलब हवा, पाहुन अतिथि मेहमान। कहने का भाव यह है, कवि वर्षा ऋतु के मेघ को ठीक उसी नजरों से देखते हुए यहाँ शब्दांकित किए हैं कि जैसे एक मेहमान, शहर के मेहमान को गांव में आगमन होने के बाद सभी अगल बगल आस पड़ोस की महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रकृति वर्णन के रूप में कवि ने मेघ जब आता है अपने तूफान लेकर के जो बरसात में, तब
उसी प्रकार जो सो खिड़कियां दरवाजे स्वतः खुल जाता है हवा की झोंका से। और आगे देखें, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घघरा उठाए। यहाँ पेड़ भी जैसे जब हवा की झोंका के द्वारा पेड़ हिलना डुलना शुरू होता है, कवि ने यहाँ इस तरह महसूस किया कि जिस तरह से पेड़ भी उचक उचक कर उस पाहुन को देखने के लिए गर्दन उचकाए खड़ा है, और आंधी धूल ठीक उस ग्रामीण बाला की तरह दौड़ती जा रही है, जैसे कि गांव के बाला बच्चे कोई चीज देखने के लिए घघरा उठाए दौड़ पड़ती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो सो आंधी जब चलती है तो धूल ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग गांव में करते हैं बरंडोई उड़ता है गोलाकार होते हुए हवा, ठीक उसी प्रकार यहाँ कवि ने उसका कवि महसूस किया और यहाँ वर्णन करते हुए कहा है कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। अरे बाकी चितवन तीखी नजर से, नदी ठिठकी, नदी भी हैरान होकर इतना रफ्तार से दौड़ती है, लगता है कि वह भी हैरान हो गई। और घूंघट सरके, घूंघट जैसे कि नई नई दुल्हन की घूंघट भी जल्दीबाजी में कभी कभी माथे से नीचे उतर जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ कवि ने बताया है कि मेघ आने के बाद जो सो मेघ आने के बाद नदी रुक जाती है कि घूंघट सरक जाती है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, और मेघ सज धज करके संवर करके जब वर्षा ऋतु में आता है, ठीक उसी प्रकार जब नया नया मेहमान किसी शहर के मेहमान किसी गांव में आता है तो लोग ठीक उसी तरह जिस तरह से वर्षा ऋतु में मेघ आने पर ग्रामीण या समाज या हर जगह की स्थिति बन जाती है, ठीक उसी प्रकार शहर के मेहमान गांव में आने पर भी सभी गांव समाज आस पड़ोस अगल बगल वही स्थिति बन जाती है। दोनों में अंतर नहीं दिखाई देता, दोनों में सामंजस्य दिखाई देता है। यहाँ देखिए अलंकार मानवीयकरण अलंकार है, इस कविता में मानवीयकरण अलंकार है। अच्छा, उसके बाद सहचर शब्द बन ठन, इसमें सहचर शब्द का भी प्रयोग कवि ने किया, जैसे बन ठन, तुक भी मिलाने का काम किए हैं, जैसे शहर के, संवर के, सर के, उचकाए, उठाए। ये कवि की काव्यगत विशेषताओं की भी और देखा जाए तो बहुत ही सुसंगठित ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुसज्जित ढंग से और बहुत ही आकर्षक ढंग से सजा करके कविता की रचना किया गया है। कवि मेघ को एक मनुष्य के रूप में झांकते हुए, देखते हुए, अवलोकन करते हुए उसका वर्णन अगली पंक्तियों में किया है, जो कि बहुत ही हृदयग्राही, बहुत ही मन रंजन, बहुत ही मन अनुकूल और जो सो मनरंजित करने वाला, खुशी और खुशहाली लाने वाला
वाली कविता यहाँ दृष्टिगोचर होता है। हम देखते हैं, पेड़ झुक झांकने लगे। यहाँ जैसे बड़े बुजुर्ग लोग जब कोई पाहुन गांव में आते हैं नए नए, तो बड़े बुजुर्ग लोग भी खड़े खड़े देखते हैं, झांकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ कवि ने पेड़ के बारे में बताया कि पेड़ झुक करके झांकने लगे, जैसे लगता है कि गर्दन उचका जैसे भीड़ भाड़ में लोग जैसे गर्दन उचका करके किसी भी चीज को देखते हैं, कोई खेल तमाशा या कोई अजूबा चीज। ठीक उसी प्रकार यहाँ लग रहा है कि मेहमान जब आए हैं तो पेड़ भी अपने गर्दन उचका कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कैसे, जब धूल धूसरित आंधी से मिश्रित वर्षा मेघ जब आता है तो पेड़ झुकने लगते हैं, हिलने डोलने लगते हैं, जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी अपने उचका करके उस मेहमान को देखने के लिए ललायित है। घघरा उठाए और आंधी जैसा चलती है जैसे कि कोई घघरा उठा करके ग्रामीण वाला आखिर चितवन उठा, और नदी भी लगता है कि जैसे शर्मिंदा होकर टिटक गई, रुक गई, गिर गया। मेघ आए बड़ा बंठन के सवर के, और मेघ जब आता है तो जब बंठन के सवर के सज धज करके आने पर जो कवि ने ठीक उस नए मेहमान से तुलना करते हुए मेघ का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने किया है। इस पंक्तियों में यह पंक्ति बहुत ही, इन पंक्तियों में बहुत ही हिंदी के खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग किया गया है, सरसर शब्दों का प्रयोग किया गया है, और दुरुक्ति शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे गली गली। तो ये कवि द्वारा रचित यह कविता की बहुत ही कहिए कि सुंदर ढंग से लिखने की कला, उसकी काव्यगत विशेषता पर आधारित है। यह कवि ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे पाहुन। पाहुन का अर्थ होता है अतिथि। बंठन, ये सब हिंदी के खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग किया गया। ठिठकी, सड़के, इन शब्दों को देखा जाए तो कवि ने बहुत ही अपनी कलात्मक ढंग से इस कविता को सजाया है, संवारा है और सुंदर ढंग से रचना किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक कवियों का सिरोताज हैं और इनकी कविताओं में प्राकृतिक चित्रण की अतिशयोक्ति देखी जाती है। इनकी कविता में प्रकृति का वर्णन बहुधा पाठों में पढ़ने को मिलता है। और मेघ आए कविता को इन्होंने एक पाहुन, एक अतिथि के रूप में मानकर जिस तरह से हम पाठकों के समक्ष, हम विद्यार्थियों के समक्ष इन्होंने ये बतलाना चाहा है इन्होंने कि मेघ ठीक उसी प्रकार वर्ष में आता है, एक वर्ष के बाद आता है और ठीक उसी प्रकार आता है, उसी रूप में आता है और उसी ढंग से आता है जिस प्रकार कोई शहर की अतिथि, दूर दराज की अतिथि गांव में साल दो साल के बाद
वर्षों 2 वर्षों के बाद गांव में प्रवेश होता है। और जो गांव में आने के बाद गांव के लोग देखने के लिए ललायत होते हैं, इच्छुक होते हैं। गांव के लोग उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब वर्ष में एक बार वर्षा ऋतु में मेघ आता है तो सभी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं, जितने भी हम सब हैं, सब बहुत ही उसी प्रकार वर्षा की स्वागत करने में के लिए ललायत रहते हैं, जिस प्रकार कोई शहर के अतिथि गांव में आता है और हम उनकी जो सो सेवा करने के लिए, सत्कार करने के लिए तैयार रहते हैं, देखने के लिए ललायत रहते हैं। और मेघ भी आने के बाद, वर्षा ऋतु में मेघ आने के बाद हम ठीक उसी प्रकार उसकी सत्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और मेघ आने के बाद हम सबों में खुशियां छा जाती है। हम जो सो फसल लगाते हैं और पेड़ पौधे में एक नवजीवन आ जाता है। सारा जीव जंतु को एक नया जीवन मिलता है, हमें जल प्राप्त होता है। और लोग मेघ आने के बाद हर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जल मिलता है उन्हें। नए जीव जंतुओं को जो सो गर्मी से तपित होकर वर्षा ऋतु में उसे जल मिलने के बाद उसका विकास होता है, वह पूर्ण आगा जाता है, उसकी पिपासा शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई पाहुन, कोई अतिथि बहुत दिन के बाद आता है, मिलता है, तो हमारा जो सो हृदय बहुत गदगद हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसके मिलने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ देखें, इन शब्दार्थ पर भी ध्यान दें। मेघ का अर्थ होता है वर्षा की बूंदें बन ठन के सज धज कर, संवर के सुंदर वेश धारण करके। ब्यार मतलब हवा, पाहुन मीन्स अतिथि। वर्षा ऋतु पर आधारित जो सो ये कविता है, मनोरम है, प्रकृति सौंदर्य इसमें देखने को मिलता है, मनभावन है, तुकांत भी मिलता जुलता है। और ये बाकी चितवन का अर्थ होता है तीखी, ठिठकी मतलब हैरान होकर किसी चीज को रुक करके देखना, ठिठक जाना। अलंकार इसमें मानवीकरण अलंकार है। साचर शब्द बन ठन के है। ये अलंकार यहाँ का ये श्रृंगार में, श्रृंगार रस में इसमें संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। जैसे कि लगता है कि बहुत दिन के बाद वर्षा हम लोग से जुदा रहता है, विप्लव श्रृंगार में रहता है, यानी हम लोग से जुदा होता है और फिर मिलने के लिए वर्ष में एक बार आता है। तो यहाँ आने और मिलने, मेघ आए, आने का अर्थ हुआ कि यहाँ एक संयोग श्रृंगार का वर्णन भी कवि ने बहुत ही अनुपम ढंग से किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की पढ़ाई समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद।